हेलो गाइस, दिस इज़ श्वेता जैन। लास्ट क्लास में मैंने आपको फोर्स और मोशन के बारे में कुछ क्लैरिटी दी थी कॉन्सेप्ट के बारे में, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड जो एमपीपीएससी मेंस में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं उसके लिए, ओके, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये जो मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, हम आज वो चीज़ देख लेते हैं। तो आई होप कि आपको स्क्रीन प्रॉपर क्लियरली दिख रही होगी। सो ये शायद 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने सारे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है वहाँ से क्वेश्चन लिए हुए हैं। ओके, तो अ फोर्स ऑफ स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन वन है, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन पुल्स अ स्लेज ऑफ मास 50 kg एंड overcomes a frictional force of 40 न्यूटन. What is the acceleration of the sledge? ओके, इसमें पूछा है, अच्छा स्लेज क्या होता है? ये जो दिख रहा है ना, ये भोला सा व्यक्ति, ये जिसको चला रहा है उसको स्लेज बोलते हैं। ओके, इसमें व्हील्स नहीं होती हैं और बर्फ़ के कारण ये जो ना ऑटोमेटिक अपने आप ही स्लाइड करता है। ओके, तो ये बोल रहा है कि अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, मान लो यहाँ से कोई चीज़ लगी हुई है और ये फोर्स है 200 न्यूटन का, वो क्या कर रहा है? पुल से स्लेज, इस स्लेज को पुल कर रहा है। ओके, इस स्लेज को पुल कर रहा है और मास कितना है? 50 kg है। ठीक है, और इससे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है इसमें? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसमें कितना बोल रहा है? 40 न्यूटन। मतलब ये इसके अपोजिट में लगेगा। ओके, अगर बॉडी इधर जा रही है, स्लेज इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट में इस तरफ लगेगा। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज? तो कैसे निकालेंगे? अब मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे इसमें, तो इससे क्या निकल आएगा? फोर्स निकल आएगा। लेकिन यहाँ ये बात सोचने वाली है कि फोर्स हमारा क्या दिया हुआ है? 200 न्यूटन, तो उसको पुल करने में लगा। ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स तो इस तरफ लगेगा और पुल करने में फोर्स इधर लगेगा। अब हमको ये चीज़ सोचना है कि एग्जैक्टली हमारा फोर्स बचा कितना। ठीक है, क्योंकि 200 न्यूटन तो आपने क्या करा, फ्रिक्शनल फोर्स 40 न्यूटन, इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो नेट फोर्स बचा हुआ है वो 200 माइनस 40 मतलब 160 न्यूटन ही बचा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज यू कैन यूज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मैंने पढ़ाया था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, which states that the acceleration of the object is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its mass. Okay, the formula is F is equals to mass into acceleration, where F is the net force acting on the object. नेट फोर्स मतलब नेट जहां पर भी आ जाएगा तो आप हरदम याद रखना कि जो हमारे पास रिमेनिंग जो बचता है। ओके, M is the mass of the object, A is the acceleration of the object. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा? 200 माइनस 40 हो जाएगा, तो 160 बचेगा। मास हमारे पास 50 kg दिया ही हुआ है। ठीक है, एक्सेलरेशन इससे निकाल लेंगे, फोर्स इक्वल्स टू मास अपॉन फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए यहाँ चला जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा? ए यहाँ जाएगा तो एम अपॉन एफ बचेगा। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 50 अपॉन 160, तो कितना आएगा? 3.2। अब आपको इसकी जो है ना, जैसे ये केजी में था तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है, अगर ये ग्राम में दिया होता तो आपको उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ता, और फोर्स की न्यूटन में दिया है तो ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है फोर्स की। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, मतलब अगर ये आप डिवाइड करोगे इसको तो ये कटेगा, तो किस चीज़ में? 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचेगा। ओके, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एमबीपीएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? ठीक है, अब पहली बात तो आप ये बताओ कि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेलोसिटी और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन ऑल्सो। ओके, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है? स्पीड केवल डिपेंडेंट करती है डिस्टेंस पे, लेकिन वेलोसिटी
टाइम और डिस्प्लेसमेंट मतलब डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी एग्जैक्टली वो वेलोसिटी होती है जिस पॉइंट पर आकर मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, वो हवा में तैर रही है, पानी में तैर रही है, किसी भी मीडियम में तैर रही है, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी जहाँ पर जो उसको नीचे लगने वाला रेजिस्टेंस है ना, जिस वजह से वो रेजिस्ट हो रही है। जैसे मान लो ये मैंने आपको एक पिक्चर बनाई हुई है इसलिए, है ना, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये हवा में उड़ रही है। अब हवा में उड़ने से क्या होगा? अगर ये जैसे ये नीचे जा रही है तो नीचे जाने से क्या होगा? इसको ग्रेविटी नीचे बुला रही है, मतलब ग्रेविटी नीचे फोर्स पुल कर रही है, इस वजह से ये नीचे जा रही है ना। तो वो जो फोर्स होगा, ठीक है, और दूसरी चीज़ कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एयर का। मतलब एयर क्या कर रही है, जब ये नीचे जाएगा तो ये एयर क्या करेगी, इसको काटेगी। मतलब एयर क्या करेगी, कोशिश करेगी कि ये नहीं जा पाए नीचे, एयर रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, ओके। तो जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब जिसकी वजह से फ्री फॉल हो रहा है ना, और जो मीडियम है, कोई भी मीडियम, जैसे यहाँ पे एयर है और जो उसका फोर्स है ना, वो ऐसे हो जाते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट करना बंद कर देती है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है, तब इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ओके। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो जीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नील हो जाएगा, है ना। इसको इस पे देख लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट स्पीड that a freely falling object eventually reaches when the resistance of the medium, usually air, कुछ भी medium हो सकता है, through which it falling prevents further acceleration. In simpler terms, it is the maximum velocity that an object can achieve when falling through a fluid like air under the influence of gravity, because the force of gravity pulling it downward is balanced by an equal and opposite force due to air resistance. When an object is in free fall, it accelerates due to gravity. Acceleration होगा gravity की वजह से. However, as it gains speed, जैसे जैसे स्पीड गेन करेगा, द एयर रेजिस्टेंस अपोजिंग इट्स मोशन ऑल्सो इंक्रीजेज. जैसे जैसे बॉडी नीचे जाएगी स्पीड गेन होगी, एयर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. इवेंचुअली दीज टू फोर्सेज बिकम इक्वल. दोनों फोर्सेज इक्वल हो जाएंगे, रेजिस्टेंस और ग्रेविटी, एंड द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स एक्सेलरेटिंग. ठीक है, एक्सेलरेट करना बंद कर देंगे. रीचिंग अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ओके, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा. At this point, the object no longer accelerates. Acceleration होना बंद हो जाएगा and its velocity remains constant, which is terminal velocity. ठीक है, अब क्या होगा? Acceleration बंद हो जाएगा, मतलब बॉडी तो नीचे फॉल करेगी, स्पीड तो होगी, लेकिन क्या होगा? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो भगेगी, ठीक है, नीचे जाएगी, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं. मतलब जो उसकी वेलोसिटी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही थी टाइम के साथ, वो होना बंद हो जाएगी. इसी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं. इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं. द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास, शेप एंड द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड थ्रू विच इट इज फॉलिंग. अगर एयर है तो एयर पे डिपेंड करेगी डेंसिटी ऑफ एयर पे. अगर वाटर है तो वाटर पे डिपेंड करेगी. फॉर एग्जाम्पल, अ मोर स्ट्रीमलाइन एंड लेस मासिव ऑब्जेक्ट विल टिपिकली हैव अ टर्मिनल वेलोसिटी नियर देन अ लार्जर एंड मासिव ऑब्जेक्ट. ठीक है, terminal velocity is an important concept in fields such as physics, aerodynamics and skydiving, as it helps determine the maximum speed of a falling object can attain before it stops accelerating and falls at the constant speed. जो मैंने आपको समझाया वही बात बोली है. ठीक है, ओके. तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है. अब मैंने आपको इतनी ज़्यादा इसकी राम गाथा बता दी, मतलब समझा तो दिया ही है, साथ में ये सब इसलिए लिख दिया है. ओके, तो इसको आप अगर चाहें कि अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, जो सोल्यूशन जो मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इससे आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में. ओके, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है MPPSC मेंस में. क्वेश्चन क्या है? व्हेन लाइट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड. ओके, जब कोई भी लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी,
तो इसका इफेक्ट क्या होगा उसकी फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में और स्पीड में। ओके, है ना। तो आपने ये रिफ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि जब लाइट ट्रेवल करती है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, स्नेल्स लॉ वगैरह, है ना, इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था। मैं इसमें और एक्सप्लेन करती हूँ नीचे आपको। when light is transmitted from one material to another, such as from air to glass or from air to water, several things happens to its frequency, wavelength and speed. Okay, अगर लाइट ट्रेवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है, एयर टू ग्लास लिखा है मतलब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है ना, और एयर टू वाटर, सेवरल थिंग हैपन्स, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड पे बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। दीज चेंजेस आर डिस्क्राइब बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ वेव बिहेवियर एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल्स इन्वॉल्व। ठीक है, नीचे दिया है फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट एज इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। फ्रीक्वेंसी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव एंड इज डिटरमाइंड बाय द सोर्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है और वो सोर्स पर डिपेंड करती है कि वो किस सोर्स से निकल रही है। जैसे सन से जो लाइट निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी, ठीक है, मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन जो भी फ्रीक्वेंसी से निकल रही है, और ये चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, याद रखना है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पे। अब सेकेंड, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। ठीक है, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल जाने में वेवलेंथ चेंज होगी। दिस चेंज इज गवर्न बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ने दिया था कि क्या इसकी वेवलेंथ होगी। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विद डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, मतलब जो मीडियम है जिससे लाइट ट्रेवल कर रही है उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर डिफरेंट है तो वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, द चेंज इन डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट इन द न्यू मीडियम। अब एक मीडियम से, जैसे एयर से अगर वाटर में गई तो उसकी स्पीड क्या है उस पर डिपेंड करता है कि किस सेक्शन में चेंज होगी। ठीक है, एंड दिस स्पीड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन वेवलेंथ। जिस स्पीड से वो चेंज होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में जो उसकी स्पीड चेंज होगी उसी पर डिपेंड करती है उसकी वेवलेंथ। इन मटेरियल्स विथ अ हायर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, अगर, ठीक है, हायर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में जाएगा तो क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, और लोअर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में जाएगा तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। आपको केवल ये चीज़ याद रखनी है, स्नेल्स लॉ है ये, है ना, केवल इतना ही याद रखना, आपको लिख के भी यही आना है। थर्ड पॉइंट है स्पीड। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज डिटरमाइंड बाय द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली डिपेंड करेगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे। द स्पीड ऑफ लाइट इज जनरली स्लोअर इन डेंसर मीडियम मटेरियल्स एंड हायर रिफ्रेक्टिव। ऑब्वियस बात है, डेंसर अगर एयर में ट्रेवल करेगी लाइट तो उसकी स्पीड बहुत तेज होगी, है ना, क्योंकि वो लाइटर मीडियम है। और अगर वाटर में ट्रेवल करेगी लाइट तो उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि क्या डेंसर मटेरियल है, और डेंसर मटेरियल तो क्या होगा, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हाई होगा। दिस इज वाई लाइट स्लोज डाउन व्हेन इट एंटर्स मटेरियल लाइक ग्लास और वाटर कंपेयर टू इट्स स्पीड इन वैक्यूम। ओके, वैक्यूम के कंपैरिजन में कोई हैवी मटेरियल में अगर लाइट ट्रेवल करेगी तो लाइट स्लो हो जाएगी, मतलब स्पीड कम हो जाएगी। द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड को डिपेंड कर लिखते हैं वी से, म्यू भी बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी को एफ से और वेवलेंथ को लैम्डा से, डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन v is equals to f into lambda. Okay, frequency into lambda. This equation shows that as the speed changes, the wavelength and the frequency adjust to maintain this relationship. ठीक है, अगर ये हमारा v है, स्पीड है, अगर ये चेंज होगी तो f और लैम्डा भी चेंज हो जाएंगे। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। In summary, the frequency of light remains constant, but the speed and wavelength change when light transitions from one material to another due to different refractive indexes of the materials involved. ये मैं सब आपको समझा चुकी हूँ। This phenomena is fundamental to the science of optics and is crucial for understanding the behavior of light as it interacts with various materials. Okay? Basically, तीन कॉन्सेप्ट हैं, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर लाइट जो है ना एक मीडियम से दूसरे, मतलब रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर पे जाती है। तो इसको पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ये चेंजेस आएंगे। आप चाहो तो हूबहू ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे ही इसको याद कर सकते हो। ओके, सो गाइज आई थिंक आज हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। मैं इसका जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी,
आपको हूबहू सेम इसकी 3 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको ऐसे मिल जाएगी। ओके, इसमें मैंने कुछ और भी आंसर्स प्रिपेयर किए हुए हैं, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट टाइम। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय।